हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र कुमार आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका चौथा अध्याय जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध, तो इस अध्याय में हम भारत की अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा देश भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देशों के सामने जो मुख्य चुनौतियां थी वो लोकतंत्र कायम करने, जनता की भलाई का कार्य करने की थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाएं खड़ा था। तुरंत कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। तो प्यारे बच्चों, एक नए राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की जब पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति से अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य को प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बट गए थे। एक खेमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इनके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पहले अध्याय में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ
पूरी तरह बदल गया। बहरहाल, जब भारत आज़ाद हुआ था, अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बंटती रही थी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयोग करेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्षता की नीति। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इस व्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया था। इससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन किन उदात्त विचारों से प्रेरित था, इसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल, भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हुआ था। शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बंट चुके थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। नेहरू जी की विदेश नीति में भूमिका। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन का गहरा असर डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना तथा तेजी से आर्थिक विकास हासिल करना। नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। इन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। कुछ ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों नाटो और वार्सा से संधि से अपने को दूर रखना चाहता था। और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने को यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस पर नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बहुत बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर भारत ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू जी के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद नीति का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर
ग्वांगडोंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे ग्वांगडोंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नौ स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। ग्वांगडोंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड, एशिया जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है, वहाँ पर हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चीन के साथ शांति और संघर्ष। बेटा, अब हम आपको चीन के साथ शांति और संघर्ष इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।